हेलो। अच्छा तो बच्चों, हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, सिलेबस में हमारे दो टॉपिक मेंशन किए हैं, ठीक है। सिलेबस में हमारे दो टॉपिक मेंशन किए हैं। मैं एक वर्ड लिखूंगा इक्वेशंस, और इसके अंदर हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला आएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से। और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता करेंगे इनके नाम, इसका नाम लीनियर क्यों है, इसका क्वाड्रेटिक क्यों है, ठीक है। मतलब क्या है लीनियर वर्ड का और क्वाड्रेटिक का, ठीक है। मैंने वर्ड लिखा है इक्वेशन, क्या लिखा है, इक्वेशंस, ठीक है। पहले हम डिफरेंस देखेंगे। सो डिफरेंस भी छोड़ो, सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट हो गया जैसे आपका जो चेंज अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है, जो अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे 2 है, 2 को तो हम 2 ही बोलेंगे, 3 तो कभी बोल नहीं सकते। 3 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ऐसे ही माइनस में भी हो सकता है, -5। ये होता है आपका कांस्टेंट, ये होता है आपका कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या है, इनकी वैल्यू हम खुद फाइंड करते हैं इक्वेशन में। x हो गया, y हो गया, z हो गया, s हो गया, t हो गया, कुछ भी हो सकता है। इनको छोड़ के जो भी होगा, ये लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, ठीक है। ये होते हैं हमारे वेरिएबल, ये होते हैं हमारे वेरिएबल। अच्छा जी, कांस्टेंट पता चल गया, वेरिएबल पता चल गया। अब हम देखते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन। हमने इक्वेशन पढ़नी है, हमने जो पढ़ना है, हमने इक्वेशन पढ़नी है। सपोज करो मैंने सिर्फ ये लिख दिया 3x प्लस 4y, ठीक है। 3x प्लस 4y पहले मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता। दूसरा 3x, इधर भी यही लिखा है, और इक्वल टू इक्वल। क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब x और y की वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, हर एक वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पे। x और y की वो वैल्यू रखेंगे जिनको रखने पे ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। किसके बराबर है, 12 के। ये सिंपल हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे x और y कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से x और y की वैल्यू रख सकते हैं, वही रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन। देन हम जाएंगे अपना पॉलिनोमियल। किस पे जाएंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं पहला लिख रहा हूं ऐसे करके p ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल हम ज्यादातर x ही लेते हैं। ऐसा तो x y z t कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें एग्जांपल जब भी देनी होगी मैं x से ही दूंगा, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये देखा मैंने पॉलिनोमियल। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये क्या लिखा है, इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें हर एक इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल होगी, जैसे कुछ भी लिख दूंगा अपनी मर्जी से वो पॉलिनोमियल होगी, नहीं। पॉलिनोमियल का क्या होता है, ऐसे याद रखना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जैसे 0, 0 से शुरू होगा, 1 से क्या शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर, 0 1 2 3, इनमें ना डेसिमल आता है ना इनमें फ्रैक्शन आता है, इस तरह से 0 1 2 3 4, ये आ गया आपका। अब इसको दिमाग में रखना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, और हर एक ये है, ये सिंगल, जब तक वो आपका बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आता,
ये सारी क्या होंगी, ये इनको बोलते हैं हम टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स। 1 2 3 और 4, टोटल हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 और ये भी टर्म ही है, ये भी क्या है, टर्म ही है। ये किस है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पे, टोटल 4। कैसे पता चलेगा, हमेशा टर्म किससे सेपरेट की होगी, प्लस या माइनस से, हमेशा टर्म किससे सेपरेट की होगी, प्लस या माइनस से। ठीक है, और डिपेंड कर, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किसकी, पॉलिनोमियल की। पहले तो हम देखते हैं अच्छे से पॉलिनोमियल पहचान भी पा रहे हैं कि नहीं, इसको दिमाग में रखना बस। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर होल नंबर, मैंने ये लिख दिया 100 इंटू एक्स की पावर लिख दिया 99। सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो ये इससे पहले लिखा है, ये क्या, ये कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल, और 99 होल नंबर है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ये लिखा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्या ये होगा, चलो पहली कंडीशन, लेकिन ये हम तब वेरीफाई कर पाएंगे, पहले 2 ऐसे आएगा, x डिनोमिनेटर में है, अगर x को ऊपर ले जाऊं, x की पावर क्या आएगी, -2। ठीक है, पावर को जब भी इसको ऊपर ही चले जाओगे तो साइन चेंज होते हैं पावर के। ठीक है, ये पावर होती है, ये लिखा है, ये क्या है, पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही मैंने ले लिया 3 अंडर रूट एक्स, 3 अंडर रूट एक्स, पता होना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है, 3 इंटू एक्स की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2, पावर क्या है, 1/2 है। ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल। 1/2 होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर में आपका फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी वजह से आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसी वजह से आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलिनोमियल की, 2 टाइप की होती है इनकी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है, उस पर बाद में बात करते हैं, पहले ये वाली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पता है टर्म्स किससे डिफरेंशिएट होती है, प्लस या माइनस से, मैंने ये लिखा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज पे देता हूं, अगर 1 टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। 2 टर्म है, 2 टर्म है, इसको बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलोगे, बायनोमियल, बाय का मतलब 2, और 3 टर्म है, इधर तक की पूछते हैं ज्यादा, फिर तो आगे के वाले को क्या बोलेंगे, ज्यादा टर्म्स होगी उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ज्यादा टर्म होगी, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलिनोमियल, नोमियल मतलब टर्म्स। 3 टर्म्स है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे मोनोनोमियल सिर्फ एक टर्म होगी, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, कोई भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 50 इंटू एक्स की पावर 35, बिल्कुल कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, पावर होल नंबर है। बायनोमियल में 2 हो सकती है टर्म, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 7x। तो ये कितनी टर्म्स हुई यहाँ पे, 2 टर्म। इधर कितनी होगी, 3 होगी, इधर कितनी होगी, 3 होगी। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाँ यहीं पे हम बता देते हैं क्या कि इसको लेते हैं हम एग्जांपल कि कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
पहले देखेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पे जो भी एक्स के साथ होगा ना, एक्स के साथ वो होते हैं कोफिशिएंट। ये एक्स क्यूब है, इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 4। कोफिशिएंट क्या आएगा 4। अगर आपको पूछा हो यहाँ पे एक्स का, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा -9। -9 को भी इंक्लूड करना है, एक्स के साथ क्या है -9 है, ठीक है। जो भी एक्स के साथ होगा वो कोफिशिएंट होंगे, लेकिन जिसके साथ एक्स नहीं है, वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 11। ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हमें जो पढ़ना है उस पे आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला आपका, जिसको मैंने बोला अभी, लीनियर पॉलिनोमियल, बाद में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, इक्वल टू का साइन लग जाएगा वैसे। लीनियर पॉलिनोमियल, एक तो आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस b, ax प्लस b। यहाँ पे a का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये होती है। अब कैसे पता चला ये लीनियर है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। आप इक्वेशन देखोगे, आप देखोगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर कितनी है 1, एक ही x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है a आपका शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो टर्म पावर को डिफाइन कर रही है, डिग्री को डिफाइन कर रही है, वही अगर यही खत्म हो गया तो ये नहीं बचेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ b बचेगा, जो कि कांस्टेंट, क्या बचेगा कांस्टेंट, ठीक है। आगे आपका सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है 2। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। फिर सेकंड कौन सा आएगा हमारा, सेकंड आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 2, डिग्री होगी 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी होगी यहाँ पे 3। अगर n डिग्री है ना, n डिग्री n है तो मैक्सिमम टर्म उससे एक ज्यादा हो सकती है n+1। अगर डिग्री n है, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 थी, मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है 2। डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है 3। अगर डिग्री 3 होगी तो मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है 4। तो इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 9, x² प्लस 6x प्लस 9। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट, ये भी x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहाँ पे भी क्या होगा, a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया ये खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, फिर ये क्या बचेगी, लीनियर बन जाएगी। अगर यही 0 हो गया तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी अब पता होना चाहिए डिग्री क्या होगी इसकी 3, डिग्री कितनी होगी 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है 4। डिग्री 3 है तो n है तो n+1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस cx प्लस d। ये कितने टर्म्स है इसमें 4, मैक्सिमम 3। हाँ, ये चाहे तीनों ना हो, मैक्सिमम कितनी है 4, मिनिमम कितनी हो सकती है 1, लेकिन वो एक कौन सी होनी चाहिए, ये वाली। इनमें से कोई तीनों ही ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए खत्म। ये अगर खत्म हो गई तो आपकी ये वाला खत्म हो जाएगा, तो डिग्री आपकी क्या बन जाएगी,
2 बन जाएगी 2, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो मैं ये आ गया, हम इसकी एग्जांपल लिख देते हैं 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपके आगे क्यूबिक, ये क्या आपके आगे क्यूबिक। अब एक बच गया, ठीक है, हो सकता है ये ना पूछ ले, आपका आता है अगर ये तो हमने देख लिया सबके साथ x है, अब अगर x नहीं है, अगर x नहीं है, मैंने ये लिख दिया, सपोज करो मैंने p ऑफ x लिखा और इधर लिख दिया 10, इधर लिख दिया 10, इसको क्या बोलते हैं हम, ये भी पॉलिनोमियल होता है, इसके साथ x नहीं दिखना ना, लेकिन ये भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री तो दिख नहीं रही है। मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, 10 को लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें ये भी पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 वो क्या होता है, 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0। अब दिख रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर क्या है, होल नंबर, होल नंबर में 0 आता है कि नहीं आता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी, दिख रही है डिग्री, डिग्री ये होती है इस वेरिएबल के ऊपर होती है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी, 0। फिर लीनियर, लीनियर की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1। फिर जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होगी, डिग्री मतलब 2, हाईएस्ट पावर तो मतलब क्या होता है, डिग्री, डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, तो है, पहले नाम देखते हैं उसका, क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन, मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिखी, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री पावर कितनी हो सकती है, 1, मैंने ये लिख दिया, सबसे सिंपल, x प्लस, ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सबसे सिंपल। आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर जब भी बोलेगा तो मतलब x और y की वैल्यू निकालनी होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू, क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, है ना, 10 माइनस 3, x कितना आ जाएगा, 7, x कितना आ जाएगा, 7। ये x वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इधर x की वैल्यू रखोगे 7, 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। तो यही हो गया, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है, रूट्स बोलते हैं, ठीक है, हाँ जीरो अलग से बढ़ाएंगे इसको, ये तो ये आ गया, इसकी क्या बोलते हैं, इसको नाम ही नहीं याद आ रहा, देखा, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें देखो x है एक, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, वन वेरिएबल, क्या थी, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, एक इक्वेशन होगी आराम से, जितने वेरिएबल होंगे, अगर आपको जितने वेरिएबल दिए आपको उतनी इक्वेशन चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ये ज्यादा चांसेस है पूछने के, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इनको फिर मेथड देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और दूसरी जगह बोल दिया 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं दोनों इक्वेशन में, x y, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, और दोनों की पावर कितनी है, 1 1 1 1, पावर कितनी है, पावर भी कितनी है, डिग्री कितनी है, 1, इसलिए क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं, 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इनको सीखेंगे मेथड, इनको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, ठीक है। हमारे पास रहते हैं 3 मेथड, बट हम एक भी सीख लेंगे बहुत है, क्योंकि वहां पे नहीं मेंशन किया होगा, जैसे मर्जी आंसर निकालो, ठीक है। मेन जो मेथड है कौन सा रहता है हमारे पास, रहता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, कौन सा रहता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वैसे नाम ही कर देता हूं, बट वहां पे नहीं पूछेंगे, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, कौन सी वाली, टू वेरिएबल, तीन मेथड होते हैं, पहला वाला आपका 1 2 और 3,
एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हमारा रहता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा रहता है? एलिमिनेशन मेथड। फिर हमारा रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम जो सीखेंगे ये वाला, जिससे जल्दी आंसर है, जिससे आंसर क्या है थोड़ा जल्दी आ जाए, ठीक है। हम ये वाला सीखेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड और क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ इसमें, याद आ गई। अब देखो, जब भी आप बना रहे हो ना कोई सिंगल इक्वेशन है, ये वाली, ये इक्वेशन है। एक बात और बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके भाई ग्राफ बनेगा ऐसे करके स्ट्रेट लाइन। ये हमने बना दिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब हम बना देते हैं, सपोज इसका ग्राफ बना दिया हमने, जैसे भी बनेगा वो बनाने को तो नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। ये आ गया, सपोज करो इसका ग्राफ ऐसे जाना है, क्लियर है। फिर हम एक और ले लेते हैं, सपोज करो इसका ग्राफ ऐसे जाता है और बोलेंगे सोल्यूशन निकालो। एक तो हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे अलजेब्रिकली। ये सोल्यूशन है जो है ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें दिख रहा है ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ मान लो x की वैल्यू होगी, और यहाँ पे x की भी कुछ वैल्यू होगी इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग, और y की भी कुछ वैल्यू होगी। ये जो x और y की वैल्यू निकलेगी, ये जो x और y की वैल्यू निकलेगी, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। जो हम निकालेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होगा? सोल्यूशन होगा। वही क्या होगा? सोल्यूशन। इसको निकालने के भी तीन मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे ये वाला, ठीक है। ये जो आपको मैंने कहाँ मेंशन किया मैंने, ये जो तीन मेथड बताया ना मैंने, ये वाले, ये तीनों कौन से हैं? अलजेब्रिकली। ये तीनों मेथड कौन से हैं? अलजेब्रिकली। एक होता है फिर ग्राफिकली, एक होता है ग्राफिकली। लेकिन हम कौन से, ये तीनों मेथड कौन से हैं? अलजेब्रिकली, ठीक है। वो ये वाला, ये अगर ऐसे निकालते हो बना के, तो ये कौन सा सोल्यूशन है? ग्राफिकली, ठीक है। ये कौन सा सोल्यूशन है? ग्राफिकली। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी बार सवाल में ऐसे पूछ लेता है, ये नहीं पूछेगा सोल्यूशन बताओ, बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। क्या बताओ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ठीक है। और अब देखते हैं सोल्यूशन इनके, ये मेथड कौन सा अलजेब्रिकली। कभी बार क्या होता है, देखो सुनो पहले, सबसे पहले आपका क्या होगा? दो ग्राफ होंगे, दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी। हो सकता है वो दोनों लाइनें ऐसे हो, एक पॉइंट पे आके ऐसे जाके इंटरसेक्ट कर जाए। ऐसा भी हो सकता है वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कभी भी करे ना। वो कब बनेगी? पैरेलल लाइंस। वो कब होगी? पैरेलल लाइन। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये देखना है, ये लाइन है, ठीक है। मैंने एक लाइन बना दी, देखने को तो एक ही लगेगी। अगर मैं इसके ऊपर ये वाली बना दूं, डिटो, बिल्कुल डिटो इसके ऊपर सेम ओवरलैप कर रही हो, हमें तो पता नहीं लगेगा कि दो लाइन है कि एक लाइन है ना। तो मैं इधर क्या मेंशन कर रहा हूँ देखना, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये लाइन सपोज L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यही लाइन L1 है और यही लाइन L2 है। मैंने क्या बोला? अगर आपको कोई पूछ ले सोल्यूशन कैसे हो, कितने आएंगे, जितने पॉइंट पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, जितने पॉइंट पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, उतने ही सोल्यूशन होंगे। ये लाइनें कितने लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे। ये लाइनें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे। इसलिए इसको बोलते हैं हम कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे। सिंगल को बोलते हैं वन सोल्यूशन मिलेगा। वन सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन। यूनिक का मतलब क्या होगा? वन, ठीक है। लैंग्वेज पूछने के तरीके अलग अलग है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सोल्यूशन, और है ना लाइन कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन कौन सी है?
यहाँ पे बताओ ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? नहीं करेंगी। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, क्या यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो मिलेगा कभी भी? नहीं मिलेगा। कितने सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे? नो सोल्यूशन। क्या मिलेगा? नो सोल्यूशन। क्या मिलेंगे? नो सोल्यूशन। और लाइन कौन सी होगी? पैरेलल लाइंस। लाइन कौन सी होगी? पैरेलल लाइंस। क्लियर है? अब ये लाइन है, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ? हर पॉइंट पे, है ना? तो इनको लाइन कौन सी बोलते हैं? पहले इनको लाइन कौन सी बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, हर एक पॉइंट पे आप एक दूसरे को कर दीजिए। और यहाँ पे सोल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे इनफाइनाइट? अरे सोल्यूशन कितने मिलते हैं? जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये हर पॉइंट पे कर रहे हैं। हम गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। हम गिन पाएंगे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? हर पॉइंट पे कर रही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और सोल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये भी एक बेसिक सा पार्ट है इसका। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे थे? मेथड्स की। किसकी बात कर रहे थे? मेथड्स की। हम कौन सा मेथड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। ये जो एक्स और वाई निकालने हैं, क्या है एक्स और वाई? अगर एक एक्स और वाई की वैल्यू एक निकलती है, ये है एक्स वाई, मतलब ऐसे भी हो सकती है लाइनें, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये पॉइंट निकलेगा। एक अगर एक सिर्फ एक वैल्यू निकल रही है एक्स और वाई की, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकल रही है, तो कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। और लाइन कौन सी है? कोइंसिडेंट। अगर सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है तो मतलब लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। हम एक ही मेथड सीखेंगे, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा सीखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए हम लेते हैं। तो किसके दो इक्वेशन तो चाहिए? दो इक्वेशन तो चाहिए। हम पहले बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का सबसे सिंपल फंडा क्या है? सिर्फ दिमाग में ये बात रखना कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले मन बनाओगे क्या कि किसी एक वेरिएबल को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। पहले वो मन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, वो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जो आगे के दो स्टेप होंगे। ठीक है, सबसे पहले। और वो भी डिसाइड क्या करोगे? हमें एलिमिनेशन में जिसको एलिमिनेट करना है ना, तो ध्यान रखना इसके साथ वाला, इसके साथ क्या है? 1 है, इसके साथ क्या है? 1, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ क्या है? -1, -1 इसके साथ क्या है? -1। हमें वो वाला एलिमिनेट करना इजी होता है। एलिमिनेशन के लिए क्या है कि जिनको एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना इनके साथ, वो सेम होनी चाहिए। और साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। अगर पहले के अपोजिट है तो वो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर हम इक्वेशन को, अगर पहले के अपोजिट है तो हम इक्वेशन को सिंपल ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। वो किसके लिए करना पड़ता है? कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो सिंपल इक्वेशन को क्या करोगे? ऐड। ये सबसे सिंपल वाली एग्जांपल दी है मैंने। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए मुझे किसको करना चाहिए? बड़ा बनाई। यहाँ पे बात है कौन सी? ये वाली। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, इसके साथ +1 है, इसके साथ -1 है। सब कुछ बना बनाया है और कुछ करना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना कुछ। ठीक है, सिंपल क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर हमारे साइन पहले के अपोजिट है तो इक्वेशन को सिंपल ऐड करना है। करो ऐड। x में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, इसको बोलते हैं इक्वालिटी के साइन के इस तरफ क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ क्या होती है? राइट हैंड साइड। इतना तो देखना, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। करोगे ऐड, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। प्लस का y और माइनस का y खत्म। कितने x आ जाएंगे? 2x। इधर कितना आ जाएगा? 80। x कितना आ जाएगा? 9। x कितना आ जाएगा? 9। x आ गया 9। अब ये x इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी रख लो। ठीक है, अभी एक बार 4 इक्वेशन बनेगी, चारों में से किसी में रख सकते हो। ठीक है, 9 इधर रख लो, इधर रख लिया अगर मैंने 9, x की वैल्यू क्या है? 9। 9 प्लस y कितना होगा? 14। तो y कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9 कितना होगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अब खुद देखो, ये x और y दोनों इक्वेशन में ऐसा नहीं है सिर्फ एक को करेंगे। ये x मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पे x की वैल्यू कितनी है? 9 है।
और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 5, ये बोल रहा है वो, यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो x और y आया ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो 9 + 5 14, 9 - 5 4, 9 - 5 4। तो इसी तरह से हमारा काम करता है एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, अभी हम लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, हम लेते हैं इक्वेशन 3x - y is equal to 3, 3x - y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे भी पहले क्या देखना कि अगर कुछ कॉमन वामन आ जाए तो वो भी बढ़िया रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, आएगा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे देखते ही इक्वेशन लिखते ही लगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 3 कॉमन लोगे क्या आएगा 3x minus y is equal to 9, 3x minus y is equal to कितना आ जाएगा 9/3 कितना आ जाएगा 9/3 कितना आ जाएगा 9/3 आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x minus y is equal to 3। ये क्या लग रहा है, देखो दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है, दोनों क्या है आइडेंटिकल। देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन भी क्या है 3x minus y is equal to 3, 3x minus y is equal to 3। बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा इनमें से, अगर बनाना नहीं है सिर्फ पता होना चाहिए। अगर इक्वेशन सेम है, ग्राफ भी सेम बनेगा, तो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाएगा, ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो कौन सा होगा कोइंसिडेंट वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो अगर करके भी देख लो, यहाँ पे क्या होगा x और y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। देखना इन इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, साइन क्या है माइनस माइनस है प्लस प्लस है, तो चेंज करने पड़ेगा साइन। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने क्या, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इधर कर दिया माइनस, इसका कर दिया प्लस, और इसका क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 3x से 3x कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा। x और y उड़ गए, क्यों उड़ गए, x और y की एक वैल्यू थोड़ी थी। अब यहाँ पे को देखो 0 तो हमेशा 0 के बराबर ही रहेगा ना, 0 ऐसा भी आ सकता था। अगर देखो दो सिचुएशन होती है, तब जब एक वैल्यू रहेगी ना x और y की तो x और y बचेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी x और y बचेंगे। कभी बार पता क्या होगा, ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पे 0 = 0 आया, ठीक है, ऐसा भी कभी कभार ऐसा आ जाएगा 5 = 5, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए 10 = 8, ऐसा बच सकता है। x और y इधर भी नहीं है, x और y इधर भी नहीं है, और x और y इधर भी नहीं है। लेकिन आप खुद बताओ, मैं x और y जो मर्जी रखूं, है ना, वो तो वैल्यूज पे डिपेंड कर ही नहीं रही। 0 हमेशा 0 के बराबर रहेगा, हमेशा रहेगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन आएगा इनफाइनाइट। इस पे कौन सा आएगा इनफाइनाइट, इस पे कौन सा आएगा इनफाइनाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो 10 8 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x और y के ऊपर बेसिक डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, देखो x और y तभी बचेंगे इक्वेशन में वेरिएबल तभी बचेंगे जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक एक वैल्यू है। अब चांसेस ये भी है ना कि इनफाइनाइट आए या नो आए, इन दोनों केसेस में जब वैल्यू बराबर एक दूसरे के, इवन ये भी आ जाएगा 20 और इक्वल टू -20, बताओ यहाँ पे इनफाइनाइट होगा कि नो होगा, इनफाइनाइट होगा कि नो होगा, नो ही होगा। यहाँ पे 20 -20 के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे क्या होगा, मैं सॉल्व करने जा रहा था लेकिन यहाँ पे x और y बचा ही नहीं, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल और, यहाँ पे दो वेरिएबल है आपके s - t = 3, फिर है s/3 + t/2 = 6। इससे कैसे डील करते हैं, ये वाली तो चलो सिंपल है ना, इससे कैसे डील करेंगे, इससे कैसे डील करेंगे, है ना, हम सिंपलीफाइड वर्जन में लेके आएंगे। ये वाली तो चलो पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम अभी सेकंड इक्वेशन नहीं मानेंगे अभी, ठीक है, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s + 3t = 6 ही था ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारा 2s + 3t
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई कितना आएगा 36, कितना आ जाएगा 36। अब इसको मानेंगे हम अपना सेकंड इक्वेशन, इसको मानेंगे हम अपनी सेकंड इक्वेशन। एक मिनट में देखो ऐसे बन रही, ठीक है 6, ठीक है। अब हमारी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, लिखते हैं अब हम, ठीक है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है काम की, ये नहीं है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2s 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे डिसाइड करो कि किसको एलिमिनेट करना है, किसी को भी कर सकते हो। पहले जब एक बार डिसाइड कर दिया फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, फर्क किसका है, इसके पास 1 है, इसके पास क्या है 3, तो क्यों ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इक्वेशन क्या बनेगी 3s, इनको भूल जाओ, 3s माइनस 3t इज इक्वल टू 9। यहाँ पे कई जरूरत की मल्टीप्लाई करने की, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ऐड ही करेंगे क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है, साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, कितना आएगा 5s, कितने ऐसे आएंगे 5s आएंगे कि नहीं, और इधर कितना आ जाएगा 45, कितना आएगा 45, s कितना आ जाएगा 45/5, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी है, पहले ये थी सिंपल वाली, फिर ये थी, फिर एक इसको चेंज कर, इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रखो, तीनों इक्वेशन में से मेरे, लेकिन सिंपल वाली कौन सी है, s माइनस टी इज इक्वल टू, है ना, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू कितनी है 9, 9 माइनस टी इज इक्वल टू 3, इधर टी चला जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस टी, उधर जाके प्लस का टी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा 6। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी s और t की, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल होंगे, बस 2 वेरिएबल होंगे, आपने इस तरह से कर लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, किस पे करते हैं, इसका भी थोड़ा सा फंडामेंटल सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमें जब सॉल्व करना होगा ना, ये बोलेगा ax² प्लस bx प्लस c, जब सॉल्व करने का बोलेगा आपने इसको किसके बराबर ले लेना, 0 के बराबर, किसके बराबर 0। यहाँ पे जो आप ऐसे भी हो सकता है ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेरिएबल एक ही रहेगा, वेरिएबल एक ही रहेगा, हमने वेरिएबल एक वाले करने हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको 0 के बराबर, ये जो निकालेंगे ना मैक्स की वैल्यू, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स, इनको क्या बोलते हैं रूट्स, और इनको क्या बोलते हैं जीरोस, इनको बोलते हैं रूट्स और इनको बोलते हैं जीरोस। अब इसको मेथड 3 है करने के, इसको भी करने के 3 मेथड है, बट हम 2 ही सीखेंगे, हाँ 2 सीखेंगे तो आप आ जाएंगे 3। सबसे पहला कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर दूसरा है हमारा फैक्टराइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसके भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, मेरिट डिमेरिट्स इसके भी हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये आता है छोटी छोटी वैल्यू के लिए काम, इसके लिए क्या होता है कि कई बार इंसान को स्ट्राइक नहीं करता, उसकी वजह से थोड़ी सी प्लस माइनस की गलती होगी, आपके जीरोस और रूट्स गलत आ जाएंगे, ठीक है, इसका ये है। लेकिन हाँ जिसको क्लिक कर जाएगा तो उसका जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये आएगा छोटी छोटी वैल्यू, बड़े वाले पे लगेगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका फायदा क्या है, टाइम बेशक लग जाएगा लेकिन एक्यूरेसी आती है, इसमें हो सकती है प्लस माइनस की मल्टीप्लाई की गलती हो सकती है, इसमें नहीं होती है, इसकी एक्यूरेसी रहती है। हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले कौन सा डिस्कस करेंगे हम, फैक्टराइजेशन, पहले कौन सा डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। इसको करने के लिए, और इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसके लिए ये लिख लो चाहे साइड पे, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने क्या देखना है, देखते हैं, आपने क्या देखना है बी और सी, बी और सी के साइन देखने हैं, बी और सी के साइन देखने हैं। अब ये बी और सी की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकता है बी और सी क्या हो, दोनों ही पॉजिटिव हो सकता है बी नेगेटिव हो सी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो सी पॉजिटिव हो। फिर
हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो, इन चारों के अलावा और कोई बी और सी की वैल्यू नहीं हो सकती ना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, प्लस माइनस और माइनस माइनस ऐसे करके ये इन चारों के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब करना क्या होता है इसमें, आपने क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इनके अकॉर्डिंग। अगर आपका बी और सी दोनों ही पॉजिटिव है तो आप जिसमें इसको तोड़ोगे ना, जिसमें इसको तोड़ेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव में तोड़ोगे। सपोज आपका इधर है 7 प्लस का 7 है, तो आप जिन दो वैल्यू में तोड़ोगे वो भी दोनों प्लस की होगी, ठीक है। ये वाला लिख लो, फिर मैं जब करवाऊंगा उसके माइनस प्लस, इसमें भी क्या होगा, जब तोड़ोगे तो दोनों माइनस में तोड़ोगे। अगर माइनस माइनस है, एक प्लस एक माइनस, इधर भी एक प्लस और एक माइनस। ध्यान वाली बात क्या होती है, अब जब भी दो वैल्यू प्लस की है, दोनों वैल्यू प्लस की है, आपस में क्या होगी, ऐड होगी। इधर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, दोनों ही प्लस की है। जब भी दोनों नेगेटिव है, जब भी दोनों क्या है, नेगेटिव, जब भी दोनों क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, दोनों ही नेगेटिव है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी दोनों माइनस है, जैसे दोनों प्लस आपस में ऐड होते हैं, साइन किसका आता है, प्लस का, वैसे ही दो वैल्यू जैसे माइनस की होती है, आपस में ये भी ऐड होती है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस ही हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, लेकिन साइन किसका आ रहा है, माइनस का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, इधर भी एक प्लस की एक माइनस की। जब भी एक प्लस एक माइनस होता है, उनका क्या आता है, डिफरेंस आता है। क्या आता है, डिफरेंस। अब एक चीज यहाँ, अगर एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, आपको दूसरा ध्यान का रखना पड़ेगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है। जब भी डिफरेंस आएगा तो साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। वो कहां से पता चलेगा, यहां से। वो कहां से पता चलेगा, यहां से। यहां से देखो, एक वैल्यू प्लस है एक माइनस है, अब इधर देखोगे बी का साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने बोल तो दिया, लेकिन प्लस माइनस से डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस। लेकिन बड़ी वाली यहाँ देखोगे बी का साइन क्या है, प्लस, बी का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हमारी बड़ी वाली वैल्यू क्या आएगी, प्लस की। क्या आएगी, प्लस की। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो ना, ये दोनों प्लस की वैल्यू है, मैंने ले लिया प्लस का 5 और प्लस का 3, दोनों प्लस के, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा। अब देखो यही दो वैल्यू मैंने क्या कर दिया, माइनस का 5 और माइनस का 3, इनको ऐड करना है आपस में। माइनस का 5 और माइनस का 3 क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन आपस में तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा साइन। यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों प्लस तो साइन भी प्लस, दोनों माइनस है तो साइन भी माइनस। लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे मैंने रख दिया जैसे प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 3, मैं ऐसे कर देता हूँ, माइनस का 5 और प्लस का 3। अब बताओ आंसर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, मुझे पता है 5 और 3 का डिफरेंस कितना था, 2, लेकिन साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, माइनस। वैसे ही अब चेंज करूंगा यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 3, फिर से डिफरेंस आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का। किसका आएगा, प्लस का। पहला बात तो ये ध्यान रखनी है, ये चाहे रट लो जैसे भी, ये ऐसे टिप्स पे होने चाहिए इनके साइन, बी और सी को। फिर आगे वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है, वो क्या करना होता है आपको, अब तोड़ना कैसे। साइन का पता चल गया, अब साइन तो पता चला, वैल्यूज पता चली अभी तक, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं इसको, आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सी, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो हम निकालेंगे ना लास्ट में, इनको बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस या फिर रूट। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बी और सी का साइन। बी और सी का साइन, बी और सी का साइन क्या है दोनों का, देखो बी और सी का क्या साइन है दोनों का, प्लस प्लस, दोनों का साइन क्या है, प्लस और प्लस। इसका मतलब जिसमें तोड़ेंगे वो दोनों क्या होंगे, प्लस के। अब ये तो बी भी पता चल गया। अब लेकिन कैसे तोड़ेंगे, आपने वो वैल्यू ऐसे लेनी है, इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि जिनको, अब दोनों ही प्लस प्लस है, जिनको ऐड करने पे कितना है 7, और मल्टीप्लाई भी करने पे कितना है, इसके साथ क्या है 1, 1 into 10 कितना होगा 10, 1 into 10 कितना होगा 10, मल्टीप्लाई भी ये इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, दोनों प्लस के, दोनों क्या है प्लस के, दोनों क्या है प्लस के, ऐड करने पे भी कितना आएगा 7, और मल्टीप्लाई पे कितना आ जाएगा 1 into 10 कितना होता है 10। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, हमें ये पता चल गया दोनों क्या है प्लस के, या तो साइन तो पता चल गया, साइन तो हमें रखने पड़ेंगे ध्यान में,
लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा टेबल का पता चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि किन दोनों को नंबर को ऐड करने पे 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, बताइए। जिनको ऐड करने पे 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे, हाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 7, और सॉरी प्लस करने पे क्या आता है 7 और मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या 10। हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। बाकी इन दोनों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको तोड़ना है बस। ये प्लस का 7 कैसे टूटा, प्लस का 5 और प्लस का 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है, और क्या आ जाएगा x प्लस 5। फिर इसको एज इट इज लिख दो, जिसको तो यहाँ पे साइन का पंगा पड़ता है ना, ये लिखा है x प्लस 5, ये डिटो इधर लिख देना। फिर इसको देखना है, इसको देखना है, इसके साथ क्या था x था, अभी 2x था, x बचा, इसका मतलब 2 बाहर चला गया होगा। अब फिर साइन को देखना है, साइन को प्लस था, साइन चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब प्लस ही बाहर गया। बिल्कुल, तो हमारे दो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 5 पहला वाला ये, और दूसरा इन दोनों को इसको जोड़ के, और क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 करके दोनों को कंपेयर करना है। x प्लस 5 को लेना है 0 के बराबर, सॉरी x प्लस 5 को 0 के बराबर, x कितना आ जाएगा -5, x कितना आ जाएगा -5। फिर x प्लस 2 को लेना है 0 के बराबर, x कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा। ये उसमें चल रहा है, पॉलिनोमियल में चल रहा है वही है। जैसे 6 को क्या फैक्टर बनेंगे 2 into 3। सपोज अगर ये स्टार्टिंग वाला दिया था आपको ये 6, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बना 2 into 3। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, मान लो ये 2 है ये 3 है, 2 into 3 का आएगा 6 ही आएगा। ये पॉलिनोमियल में चल रहा है बस, ठीक है। ये वैल्यू होती है, इनको बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं जीरोस। x इज इक्वल टू क्या आया -5, क्या आया -5। ये भी 0 है और ये भी 0 है। इन दोनों को अगर इधर रखोगे ना, 0 इसलिए क्यों बोलते हैं, अगर आप x की वैल्यू -5 इधर रखोगे, ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो अगर -2 भी रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, 0। इसलिए इनको क्या बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं जीरोस, ये भी ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी एग्जांपल। ये हो गया, हम रखते हैं हम x² माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। हमारे साइन क्या है माइनस और प्लस, हमारा साइन क्या है माइनस और प्लस। बी और सी के साइन क्या है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू क्या आएंगी माइनस की, दोनों वैल्यू क्या आएंगी माइनस की, आपस में क्या होंगी ऐड। जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। ऐड करने पे दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों वैल्यू माइनस की है, तो आपस में क्या होगी ऐड होगी। ऐड करने पे आना चाहिए 13, ऐड करने पे आना चाहिए 13, और मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 14। वो दो नंबर हमारे क्या बनेंगे माइनस का 6 और माइनस का 7। x² माइनस का किसी को भी वैल्यू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 7x माइनस का 6x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या काम बना सकता है x, क्या आएगा x माइनस 7। डिटो इधर लिख दो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर इसको देखना है, माइनस था प्लस है, तो इसका मतलब माइनस ही बाहर गया होगा, और सिर्फ x बचा तो 6 भी बाहर गया। हमारे नंबर क्या आएंगे x माइनस 6, x इनको जोड़ना होता है x माइनस 6 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आएंगी हमारी x की, इन दोनों को कंपेयर करोगे आप जल्दी भी कर सकते हो। एक आएगा प्लस का 6 और एक आएगा प्लस का 7, एक आएगा प्लस का 6 और एक आएगा प्लस का 7, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और कोई साइन। नंबर सोचते हैं भाई x², अच्छा माइनस का 5x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का x² माइनस का 5x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये हमें देखना है, ठीक है। फिर से देखेंगे बी और सी के साइन। माइनस माइनस, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, बड़ा वाला कौन सा डिसाइड करेगा, बड़ी वैल्यू किसकी होगी, डी के साइन क्या है माइनस, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस का, बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस का। तो क्या आएगा, अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, एक माइनस है एक प्लस है,
तो यहाँ पे क्या है, ये जो 5 होगा इनका डिफरेंस होगा। जब ये प्लस और माइनस है तो क्या होगा, डिफरेंस। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं दो जिनको जिनको डिफरेंस क्या है 5 है, जिनका डिफरेंस क्या है 5 और मल्टीप्लाई पे है 36। माइनस माइनस है, क्या है माइनस माइनस, एक वैल्यू होगी प्लस की एक होगी माइनस की, लेकिन जब भी प्लस माइनस है तो आएगा डिफरेंस। इधर क्या आएगा, ये 5 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ऐसे नंबर लेने हैं दो जिनका डिफरेंस क्या है 5 और मल्टीप्लाई पे है 36। जल्दी जल्दी हिट करना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, आप देखो कि 36 किसके टेबल में आता है, 36 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा। लेकिन आप 1 into 36 बोलोगे, सपोज करो, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, आप बोलोगे 1 into 36 है ना, 36 के टेबल में आता है, लेकिन इनका डिफरेंस तो 35 आ रहा है, वो तो चाहिए नहीं हमें। फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं 2 into 18, 2 into 18, लेकिन फिर डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 16, डिफरेंस हमें 5 चाहिए। फिर हम देखेंगे किससे 3 into 12, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है 9, फिर 4 into 9, हाँ ये है 4 into 9 36, ये सबका मल्टीपल 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, इसलिए कौन सा आएगा x स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ा कौन है 4 और 9 में से 9 है, यही डिसाइड करेगा, माइनस साइन डिसाइड कर रहा है कि बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस का। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x, एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसको एक्सपेंड करके ये लिखा, -5 को क्या लिखा -9 प्लस 4 करके देख लो, -9 प्लस 4 कितना होगा -5। अब इनमें से कॉमन लो x माइनस 9 फिर प्लस 4 x माइनस 9, दो वैल्यू आएंगी यहाँ से भी, एक आएगा x प्लस 4 और एक आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा यहाँ से एक -4 और आ जाएगा प्लस का 9 आएगा, जब कंपेयर करोगे 0 से, x प्लस 4 को किया इक्वल टू 0, -4 आ जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आएगा +9 के। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये वाले साइन। अब कौन सा बचा हमारा, माइनस माइनस हो गया, अब देखेंगे हम प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। सोचते हैं कोई नंबर ऐसा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस माइनस है। पहले सबसे पहले b और c का साइन देखना है, b और c का, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके बिना नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस, एक फैक्टर क्या होगा प्लस का, एक होगा माइनस का, बड़ा वाला कौन सा होगा प्लस का, बड़ा वाला कौन सा होगा प्लस का, लेकिन एक प्लस माइनस है तो आएगा क्या आएगा डिफरेंस आएगा। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, तीन को ऐसे तोड़ना है जिनको डिफरेंस कितना है 3 है, हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस ही आएगा 3 और मल्टीप्लाई पे है 28, क्या होगा वो डिफरेंस आना चाहिए 3 और 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 28। सोचो ना 28 किसके टेबल में आता है 7 और 4, तो ये फैक्टर बनेंगे x पे, बड़ा वाला क्या होगा प्लस का 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे करोगे x प्लस 7, ये डिटो तो लिख दो x प्लस 7। अब इसको देखना, अब इसको देखना, 4 तो इसका मतलब बाहर चला गया क्योंकि 4 इसके साथ है नहीं, इसका मतलब, लेकिन माइनस था प्लस बचा तो माइनस भी बाहर चला गया, साइन चेंज हो गया तो माइनस भी बाहर, क्या बचा x माइनस 4 और x प्लस 7, 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर करेंगे 0 से तो क्या आएगा x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। इसको कंपेयर करोगे कितना आएगा 4, इसको कंपेयर करोगे तो कितना आएगा -7, कितना आएगा -7। हम अब एक बात का ध्यान रखना, जितने भी हमने किया ना सॉल्व, ये जो वैल्यूज निकाली है क्वाड्रेटिक में, ये निकाली है, इनको बोलते हैं हम जीरोस, इनको बोलते हैं जीरोस। इन जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, एक को मान लेना आप अल्फा किसी को भी और एक को मान लेना बीटा, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, एक अल्फा है एक बीटा है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई बोले, मैं इधर बता देता हूँ, जैसे ये था ना, ये एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे भी रिलेशन वेरीफाई करने को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ये होता है -b/a के बराबर, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जीरोस है ना, एक तरफ सम है एक तरफ प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं c/a, ये किसके बराबर होता है c/a, ये इसके बराबर होता है। आपको मैं बता देता हूं कैसे आया, देखो मैंने किसी को अल्फा ले लिया किसी को बीटा ले लिया, a b c कहां से मिलेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax² + bx + c = 0। अगर यहां से मैं a की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी, इसके साथ क्या है a होता है जो x² के साथ क्या है 1 है, b कितना आ जाएगा इसके साथ क्या है 7 और c कितना आ जाएगा 10। तो अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा, देखना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा
क्या वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की? -5 -2। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -5 प्लस -2 कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। क्या जाएगा? -7। फिर मैं इसको करके देखता हूँ, b अपान a के बराबर आता है। देखना ये किसके बराबर होता है? -b अपान a। लिखा मैंने ये फार्मूले का माइनस। b की वैल्यू कितनी है? 7। b की वैल्यू कितनी है? 7। अपान में कितना आएगा? a कितना था? 1। आ रहे दोनों बराबर। अगर मैं यहाँ पे देखूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5 इंटू -2 कितना आएगा? ये प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10 आएगा। अब देखो ये क्या, ये c अपान a के बराबर होता है कि नहीं होता? c अपान a, c की वैल्यू कितनी थी? 10, a की वैल्यू कितनी है? 1। तो आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा है? ये आपको वेरीफाई करने को कोई नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आपको ये याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? -b अपान a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? c अपान a। किसके बराबर होता है? c अपान a। ठीक है, इसके बराबर होता है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? कभी कभार क्या पूछ लेता है, हमें इक्वेशन दी थी ना, हमने इक्वेशन सॉल्व करके जीरोस बताए। कभी कभार आपको जीरोस दे देगा, कभी कभार आपको जीरो दे देगा। सपोज करो आपको बोल देगा, देखना ये 2 जीरोस दिए हैं, ठीक है, 2 जीरोस दिए हैं। मान लो ये 2 जीरो, जैसे मैंने वो इक्वेशन बनाई ना, क्या थे? -5 और -2, -5 और -2, 2 जीरो है। ठीक है, अल्फा है -5 और बीटा है -2। आपको बोलेगा इक्वेशन बताओ, आपको बोलेगा इक्वेशन बताओ। तो आपने क्या करना है, जब भी जीरो से इक्वेशन बनानी हो तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसे x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आएगी इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखना ध्यान से, अगर इनसे मेरे को इक्वेशन बनानी, पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। सम ऑफ जीरो कितना आएगा इसका खुद देखो, ये तो खुद करना पड़ेगा। कितना आएगा? -7 आएगा, -5 और -2। अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब इक्वेशन बनाने को बोलोगे तो ऐसे आएगा x², ये आया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -7 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? 10। अब ये देखो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7x प्लस 10। यही इक्वेशन थी ना जो हमने सॉल्व करके ये बताया था स्टार्टिंग में। x² प्लस 7x इज इक्वल टू 10। तो आपको ये दो बातें याद होनी चाहिए। क्या? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये याद होना ही चाहिए। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b अपान a, और सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? c अपान a। फिर उसके बाद अगर आपको इक्वेशन बनाने को बोलेगा तो क्या आएगा? x² माइनस, ऐसे याद रख लो, चाहे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सम ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा मेथड है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले जो इसमें यूज होता है, फार्मूला एक साथ नहीं लिखूंगा मैं, सबसे पहले बात करेंगे b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या होता है और कैसे पता चलता है? आपने सबसे पहले इक्वेशन दी होगी आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले क्या निकालना है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये निकाला। अब हमने जब ये वैल्यू निकाली, ये इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, DISCRIMENT, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये वैल्यू मैं डी लिखूंगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो सकता है? वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो जीरो के बराबर हो सकती है, या तो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी, नेगेटिव मतलब जीरो से कम, और इक्वल टू जीरो। तीन ही वैल्यू हो सकती है। अगर आपकी आती है पॉजिटिव यानी कि जीरो से बड़ी, तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब अलग अलग वैल्यू होंगी। अगर आपका डी आता है ग्रेटर देन जीरो, आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। रियल मतलब रियल नंबर में होंगे, ठीक है। और क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल। ऐसा सवाल पूछते हैं, ठीक है। अगर आपका आता है जीरो के बराबर, फिर आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें आपने फाइंड नहीं करनी है, ठीक है।
रूट्स क्या होंगे, अनरियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, अनरियल, अनरियल हम फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ ये दोनों आएंगे तो हमें फाइंड करने पड़ते हैं। रियल पहले वाले में क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, फिर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल इक्वल। ये सबसे पहले क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना फिर से, a क्या होगा जो x स्क्वायर के साथ, b क्या होगा जो x के साथ, और c क्या होगा जो कांस्टेंट बचता है लास्ट में, ठीक है। हमने जो एग्जांपल ली थी, हम देखते हैं ऐसे भी आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कौन सी एग्जांपल ली थी मैंने, सपोज करो ये एग्जांपल ली थी, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई फटाफट से क्या करोगे, पहले a b c की वैल्यू निकालोगे, a b c की वैल्यू निकालोगे। a की वैल्यू कितनी आएगी 1, x स्क्वायर के साथ 1 ही है, b की वैल्यू कितनी आएगी 13 नहीं है, माइनस 13, c की वैल्यू 42। सबसे पहले क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको चेक करोगे, या तो 0 के बराबर आएगा या बड़ा आएगा यहाँ, ठीक है। b का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना होगा 1 इंटू c कितना होगा 42, ये कितना आएगा 169, माइनस का स्क्वायर भी माइनस 42 इंटू 4 कितना होगा 168, कितना होगा 168, आई थिंक इतना ही होगा, है ना, 168, 168 तो कितना आया 1 आया, 169 में से 168 होएगा तो कितना आएगा 1। अब ये तो अभी तक हमने सिर्फ इनको a के हमने चेक क्या किया है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट मतलब यहाँ तो क्या होगा, यही बताना होता है, नेचर ऑफ रूट में सवाल आता है ना जब भी नेचर ऑफ रूट में, तो ये बताना होता है कि रियल और अनइक्वल है, ये जो मैंने अभी बताया, इसको क्या बोलते हैं, इनको कौन सा, इन पे कौन सा सवाल बनता है, नेचर ऑफ रूट्स पे, कौन सा बनता है, नेचर ऑफ रूट्स पे। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ नेचर बताया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, वो कहां से मिलती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो x किसके बराबर होता है, सबने पढ़ा होगा 10th तक, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए मैंने बोला था ये पहले निकाल दो, इधर मत निकालना, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में ट्वाइस, डिवाइड में ट्वाइस। देखिए ये माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी माइनस 13, b की वैल्यू कितनी थी माइनस 30, प्लस माइनस, इसी वजह से आपके दो आते हैं वैल्यूज, प्लस एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ये कितना आया, ये हमने अभी फाइंड आउट किया, 1 आया था, कितना आया था 1, डिवाइड में 2 इंटू a कितना था 1, a भी कितना था 1, अब ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा ये 13 प्लस माइनस अंडर रूट 1 कितना होता है 1 नहीं होता है, अब 1 में कितना आएगा 2। अब करेंगे क्या, एक बार ये x है, दो वैल्यू आएंगे, एक बार लेंगे 13 प्लस 1 डिवाइड में 2, एक बार लेंगे 13 माइनस 1 डिवाइड में 2, एक बार कितना आएगा 13 प्लस 1 14 7 और 30 माइनस 1 12 6, यही आंसर आए थे हमारे तभी, चेक कर लो कहां गया, ये वाला और भी चला, ये वाला देख लो 6 और 7, आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। ये कब काम आएगा ज्यादा, जिसको छोटे छोटे नंबर स्ट्राइक कर लेते हैं वो इससे कर ले, फैक्टराइजेशन से, जिसको लगता है हाँ भाई मुझे उसमें दिक्कत होती है, इससे तो डेफिनेटली आंसर आता ही आता है, और इसमें प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस भी, एक बार फार्मूले को ही रट्टा मारना है, ठीक है। पहले नेचर ऑफ रूट भी बता सकते हो, हाँ नेचर ऑफ रूट इसी से बता सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4 इसी से, ठीक है। अब हम इसमें एक एग्जांपल और देते हैं, फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, कौन सी दे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नेचर, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, नेचर और फिर इसकी वैल्यूज, ठीक है। क्या लगता है इसमें, देखते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 6 और c की वैल्यू कितनी आएगी 9, प्लस किया तीनों, ठीक है, तीनों ही प्लस किया। सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू 9, कितना आएगा, ये जानबूझ के लिए मैंने एग्जांपल कितना आएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 9 कितना होगा 36। इसका मतलब ये 0 हमें क्या शो कर रहा है कि दोनों रूट की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, दोनों रूट की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। कैसे आएगी देखना, आएंगी दो वैल्यू लेकिन दोनों ही बराबर आएंगी, क्यों, ये जो था ना मेरे फार्मूले में, देखना माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस a, ये खत्म ही हो गया, ये 0 हो गया। अब चाहे प्लस 0 करो माइनस 0 करो, कोई फर्क पड़ेगा, बात समझ आ रही है।
ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट कितना होगा जीरो। अब तुम प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगी। जब भी ये होता ना आप सीधा भी आंसर निकाल सकते हो, x किसके बराबर आता है माइनस बी अपॉन ट्वाइस है, दोनों वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ट्वाइस है। क्यों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac खत्म हो गया, ये प्लस माइनस का भी मतलब रहा ही नहीं। अब प्लस जीरो करो माइनस जीरो, बचा क्या माइनस का b बचा और डिवाइड में ट्वाइस बचा। अब सीधा सीधा निकाल सकते हो, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। x इक्वल टू क्या आएगा माइनस b कितना था हमारे पास, b था 6, b कितना था 6 अपॉन में 2 इंटू ये कितना था a था 1, दोनों वैल्यूज कितनी आएंगी माइनस 3, 6 अपॉन 2 कितना होगा 3। यहाँ पे आपको कोई पूछे जीरोस क्या है, दोनों जीरो क्या है रियल है और इक्वल है, दोनों जीरोस क्या है रियल है और इक्वल है, मतलब अल्फा भी क्या है -3 और बीटा भी क्या है -3, बीटा भी क्या है -3। ठीक है, क्वाड्रेटिक के हमने मेथड सीख लिए, कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से और कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसमें एक थोड़ा सा सवाल बनता है कि जब रूट्स क्या हो रियल हो, रूट्स क्या हो रियल हो। ठीक है, देख लेते हैं, एक सवाल होना चाहिए। एक तो आपको नेचर फाइंड आउट करने को बोलेगा, वो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लोगे। एक सवाल इस पे ये बनता है कि आपको बोलेगा, ये सवाल है ठीक है, ये सवाल है आपका पास kx x माइनस 2 kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको गिवन दैट है रूट्स क्या है इक्वल। रूट्स आपको फाइंड आउट नहीं करना है नेचर, वो आपको दिया है, रूट्स क्या है इक्वल है, रूट्स क्या है इक्वल, आपको यहाँ पे वो नहीं करना है। ठीक है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, उल्टा यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है k की, किसकी निकालनी है k की। कैसे करेंगे इसको, k की वैल्यू निकालनी है आपको, ये गिवन में है। अगर रूट बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के। पहले तो दिक्कत क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा k into x, ये कितना आएगा kx स्क्वायर, kx है into x क्या आ जाएगा kx स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 2kx, माइनस क्या आएगा 2 into kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं निकालना है, हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उसको सीधा 0 के बराबर ले लेना है, क्योंकि रूट्स क्या है इक्वल है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 0 के। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बता सकते हो, इधर से देखे, बेसिक नहीं भूलना है। a कितना होगा, a साथ जो होता है वो होता है x स्क्वायर के साथ, a क्या आ जाएगा k, ऐसे भी आ सकता है। a क्या होगा जो x स्क्वायर के साथ, वो क्या है k। b क्या होगा, b होगा माइनस का 2k, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ऐसे होंगे ना, ऐसे भी हो सकता है। x के साथ जो होता है वो क्या होता है b होता है, x के साथ क्या है, x को छोड़ के क्या है देखो k क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या है k, x के साथ x को छोड़ के जो होगा वो क्या होगा 2k है, लेकिन क्या है माइनस का, वो c क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस का 6, c क्या आ जाएगा प्लस का 6। हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k, c क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस कितना आएगा 24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 भी कॉमन आ सकता है और k भी कॉमन आ सकता है, 4 भी आ सकता है और k भी, 4k कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा k माइनस 6। जब इसको इक्वेट करोगे 4k, अगर देखो ये इक्वेशन तभी 0 बनेगी जब इनमें से कोई, देखो ये तीन है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 4 भी मल्टीप्लाई में, k भी मल्टीप्लाई में और k माइनस 6 भी मल्टीप्लाई, तीन टर्म है यहाँ पे देखा जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी 0 हुआ, अब चाहे 100 टर्म्स हो चाहे 100 टर्म्स हो, बीच में से मल्टीप्लाई में कोई एक भी 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाता है 0। बोल रहे ये 0 के बराबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितनी वैल्यूज है 3, 1 2 और 3। आप खुद बताओ क्या 4 कभी 0 के बराबर होगा, नहीं। अब चांसेस इनके हैं इन दोनों के 0 होने के, चांसेस इनके हैं इन दोनों के 0 होने के। आइदर क्या होगा आपका k 0 के बराबर होगा या फिर k माइनस 6 0 के बराबर होगा, या तो ये टर्म 0 होगी या तो k 0 होगा। अब मैंने बोला यहाँ तो कि इसका तो सॉल्व भी नहीं करना है, k इक्वल टू 0 आ गया, k माइनस 6 0 होने का मतलब ये कब होगा 0, जब k 6 के बराबर होगा। देखो ना, अगर मैं k की वैल्यू रख दूं 6, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0, ये तभी 0 होगा अगर k क्या होगा 6 के बराबर होगा।
अब यहाँ तो ये 0, यहाँ तो ये 0, लेकिन आंसर में बोल रहा हूँ 6 ही है। आंसर क्या है जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 6 ही है, 0 वाला क्यों नहीं है? इधर से मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन अगर आप इधर देखो इक्वेशन कहाँ पे गई हमारी, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपने 0 रखा यहाँ पे इक्वेशन में, यहाँ तक तो ठीक है के 0 होना चाहिए, मैथमेटिकली सही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? के अगर 0 रखा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म। अगर ये टर्म खत्म हो गई जिसमें मैंने बोला था ए नहीं होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर वाला, अगर ये 0 वाला खत्म हो गया, ये क्वाड्रेटिक बचेगी, ये क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? लीनियर। ऐसा तो के ठीक है, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा बनता है? सही वाला, 6 वाला। कौन सा बनता है? 6 वाला। 0 क्यों नहीं लेना है? अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो, मान लो के 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। क्वाड्रेटिक नहीं बची तो आप सॉल्व क्या कर रहे हो? ये अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो आप सॉल्व क्या कर रहे हो? ये जितना भी लगाया हमने b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके लिए लगता है? क्वाड्रेटिक के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा आपका 6 ही बनेगा। क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। ठीक है, बाकी जो रहेगा हम कल से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।